40 पॉइंट ऊपर इस बीच मिड कैप इंडेक्स। हमारे साथ अब नोवामा एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज अजय वोरा जुड़ गए। अजय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट पर आपकी मैं पहले राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछली सीरीज भले ही एक थोड़े से सॉफ्टर नोट पर जाकर टिकी हो, लेकिन इन द लास्ट मंथ 2% प्लस के रिटर्न्स निफ्टी दे पाया है। एक ऐतिहासिक सीरीज रही है। एचडीएफसी बैंक का मर्जर, आईटीसी की तरफ से वो अपडेट आता हुआ कि वो होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं, एंड हिस्टोरिकल तो खराब परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों का रहा ही है। इस समय जब आप मार्केट पर एक फ्रेश व्यू ले रहे हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? कितना अग्रेसिव तेजी का स्टांस रहेगा, या फिर आप थोड़े से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मार्केट में पोजीशन रखने के लिए? तो हाय, गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो अगर आप मार्केट का लास्ट 3-4 महीने में अगर मूवमेंट देखेंगे तो 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई है जिसकी वजह से हमने रैली देखा है। एक है कि अगर आप देखेंगे कि मार्च एंड में जो अपना 16,800 या 17,000 का लेवल था, वहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 16-17 टाइम पीई। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का बॉटम अराउंड ये लेवल्स पे होता है, एंड फेयर वैल्यूएशन इज समवेयर अराउंड 20 टाइम्स। सो उसकी वजह से एक तो वैल्यूएशन काफी सस्ते थे, उसके लिए हमने ये पूरी तेजी देखी है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एफआईएस का काफी अंडर इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, क्योंकि वो लोग ने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 40-50 बिलियन डॉलर का इंडियन इक्विटीज बेचा था। तो ये दोनों चीजों की वजह से अगर आप देखेंगे, अगर अभी लास्ट 4 महीने में एफआईएस का ऑलमोस्ट 18-19 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आया है, एंड वैल्यूएशन पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी वापस 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी लास्ट 4 महीने की जो तेजी है, समवेयर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर गेटिंग प्राइस्ड इन। तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे होगा मार्केट, और फिर जैसे जैसे अर्निंग वापस फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगी और नंबर्स काफी अच्छे आएंगे सब कंपनी के वापस, तो तभी वापस नेक्स्ट लेग स्टार्ट होगा। बट नीचे में हमको नहीं लगता है कि वी गो बिलो 18,800 19,000, और उसकी वजह से जब भी ये पूरा अभी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा, तो हमारा फोकस अभी यहाँ से ये है कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे जो वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से। सो लार्ज पार्ट ऑफ द जेनरिक रैली मे बी इज बिहाइंड इन द नियर टर्म, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिसके नंबर अच्छे आएंगे वहां पे चालू रहेंगे। आई एम नॉट श्योर आप स्पेसिफिकली स्टॉक मेंशन करेंगे या नहीं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ही आप लोगों का फोकस रहेगा। एचडीएफसी बैंक को लेकर आप लोगों की अप्रोच क्या रहेगी? ये जो डिप्स देखने को मिले हैं, कंसिडरिंग नंबर्स आर आउट, जो बड़ा मर्जर होना था वो हो चुका है। आई डोंट नो इफ एवरीथिंग इज इन द प्राइस येट और नॉट। आप लोग की क्या राय है इस समय? क्या खरीद रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक को? नहीं, तो एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो अभी भी काफी सस्ता है और काफी अंडर परफॉर्म किया है। आप कोई भी पैरामीटर पे देखो, प्राइस टू बुक देखेंगे या पीई पे भी देखेंगे, तो स्टॉक अभी भी काफी सस्ता है। थोड़े बहुत टेक्निकल फैक्टर्स है और थोड़े बहुत जो देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच आर बिग ओवरहैंग, की जैसे वो लोग अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो सब चीज की क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर में काफी अच्छी आ जाएगी। आप अगर लास्ट 2 क्वार्टर के भी रिजल्ट देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए उन्होंने वर्सेस एनी अदर बैंक्स। तो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि अगर आप पीई पे भी देखो या प्राइस टू बुक पे देखेंगे, तो मेरे को लग रहा है यहाँ से भी अभी भी काफी अपसाइड है। अगर किसी को 1 साल 2 साल का व्यू लेते हैं तो यहाँ से भी अपसाइड काफी लग रही है। नियर टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे ये सब स्टॉक्स में चलते रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज कैप नेम्स, बट यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ऑन एचडीएफसी बैंक। ओके अजय जी, आपने एचडीएफसी बैंक पे अपना व्यू रखा, उससे पहले के प्रश्न के उत्तर के में आपने थोड़ा सा कॉशियसली अपना व्यू प्रेजेंट किया था। सर, ये जो ग्लोबल इवेंट हुआ है, आई मीन यूएस में इस बार फर्दर एक रेट हाइक और नेक्स्ट टाइम एक पॉज की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल धूमिल होना, और आई थिंक डेटा ड्रिवन फेड का निर्णय रहेगा और चांसेस ऑफ फर्दर रेट हाइक पॉसिबल है। ऐसे में जो हमने पिछले 3 महीने में एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखा भारत में, उस पर आपका व्यू क्या है? क्या उसमें पॉज आ सकता है जो ये पिछले 2-3 दिन की एक्टिविटी हुई है, और जिस प्रकार का सेंस हमें फर्दर रेट हाइक या फिर पॉज ना मिलने का मिल रहा है उसके चलते? नहीं, तो इसमें 2 चीज है। एक तो अगर आप देखेंगे कि 18-19 बिलियन डॉलर काफी बड़ा अमाउंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 महीने में।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग काफी FI कम्युनिटी वॉज अंडर इन्वेस्टेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च। और अगर 4 महीने में $18-19 बिलियन आया है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एवरी मंथ चलते रहेगा। तो समवेयर अगर FI कम्युनिटी ने वैल्यूएशन को देखते हुए अगर कॉल लिया है कि यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैव रैलीड प्रीटी शार्पली, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में उसकी वजह से पॉज भी आ सकता है। बट अगर आप यूएस के इंटरेस्ट रेट की अगर बात करेंगे, तो उसमें अगर आप देखो कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो इट इज अ बिग डिजीज इन अ वे, सो विच यूएस इकोनॉमी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू। तो ये जो कंटिन्यूस जो रेट हाइक आप देख रहे हो यूएस में, उसकी वजह से वहां के ग्रोथ रेट में काफी इंपैक्ट आएगा। ऑलवेज ये सब लैग से होता है, तो हमें लगता है कि यहाँ से सेकेंड हाफ में थोड़ा ग्रोथ में काफी डाउनग्रेड होगा यूएस में, एंड देयरफॉर आईटी सेक्टर है या ऑल एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स है, टू दैट एक्सटेंट थोड़ा बहुत इंपैक्ट वो सब में आ सकता है। बट अगर आप फ्लोज देखेंगे तो एफआई इज बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ देयर AUM हमेशा यूएस एंड डेवलप मार्केट्स में डिप्लॉयड रहता है। बट अगर वहां पे ग्रोथ कम होती है और वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट से 6-7%, so you can see a gradual shift of money from the developed market to the emerging market, और within emerging market आप देखेंगे तो India is doing pretty well among all emerging markets। तो उसकी वजह से हमको लगता है कि इंडिया का आउटलुक यहाँ से काफी बेटर है ऑन बोथ ग्रोथ एंड द इनफ्लो पर्सपेक्टिव। ओके, आपके बातचीत करते करते निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री मारने की तैयारी करता है, इट्स 19655, और बैंक निफ्टी 45,500 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने को तैयार है। अजय जी, एक और बात है अभी, क्योंकि जब हम यूएस मार्केट के बारे में और आई थिंक एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने आईटी का जिक्र किया, एक और स्पेस जिसने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी, दैट वाज केमिकल। मतलब कोविड के बाद तो पूछिए मत, हर स्टॉक का 3 टाइम्स बढ़ गया था। अभी केमिकल में जिस प्रकार की थोड़ा सा डिमांड फीकी है, चाइना की काफी सप्लाई है और प्राइसिंग इश्यूज हैं, वो क्वार्टरली नंबर से विजिबल था SRF के। आपका व्यू क्या बन रहा है सर केमिकल स्पेस में इस वक्त? देखो, ये सेक्टर को एक बहुत बड़ी टेलमेंट मिली थी पोस्ट कोविड, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें चाइना फैक्टर वाज द बिगेस्ट फैक्टर। चाइना का एक्सपोर्ट जो था बहुत सारे कमोडिटी, केमिकल कमोडिटीज में वो काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से जो सारे ग्लोबल कंज्यूमर्स थे उन्होंने अपना सप्लाई चेन डाइवर्ट करके इंडिया से भी वो लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड देयर वर फ्यू अदर फैक्टर्स आल्सो, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिफरेंट कमोडिटी केमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स रहते हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से सारी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए, और उसकी वजह से आपने जैसे बताया कि सारे स्टॉक्स 3 गुना 4 गुना हो गए थे। बट हमें ये समझना चाहिए कि केमिकल एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कमोडिटी। तो कमोडिटी का नेचर ही वो रहता है कि वो कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। तो हमें ये बेसिकली इवैल्यूएट करना चाहिए कि जब कितना नीचे जा सकता है और उसका इंपैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पे कितना आ सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप अभी देखेंगे कि ये क्वार्टर में, और फोरकास्ट ये है कि अगले 1-2 क्वार्टर में काफी ये सब केमिकल कंपनीज है उसके रिजल्ट्स काफी सबड्यूड रहेंगे, और हमें पता नहीं है कि वो सब कमोडिटी के केमिकल के प्राइसेस कहाँ पे बॉटम हो गए। बट अगर वो केमिकल प्राइसेस, चाइना का जो मार्केट ओपन हो गया और वो लोग का एक्सपोर्ट्स काफी स्टार्ट हो गया है, और अगर और केमिकल प्राइसेस नीचे जाते हैं तो ये लोग के अर्निंग्स काफी हद तक इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये सबको इवैल्यूएट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नियर टर्म में अपसाइड तो डेफिनेटली कैप्ड है ये सब केमिकल स्टॉक्स में। जहां पे केमिकल प्राइसेस बॉटम होंगे वहां पे वापस इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगी कौन सी कंपनी के अर्निंग्स यहाँ से बेटर हो सकते हैं। से जुड़ा हुआ फार्मा सेक्टर है अजय, क्योंकि वो कई सारे केमिकल्स एक इनपुट के तौर पर यूज होते हैं, तो वो एक प्ले रहेगा। लेकिन जिस तरह से सिप्ला के नंबर्स आए, डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस आए, इवन छोटी कंपनियों में अजंता फार्मा के नंबर्स आए, क्या ये एक पॉकेट है अब यहां से आउट परफॉर्मेंस जमकर दिखाने वाला? तो फार्मा स्पेस में हम काफी पॉजिटिव थे ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने से, और उसका रीजन 2 चीज था कि आप अगर देखेंगे कि लोगों को लगता, इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये जो पूरा आईटी सेक्टर है काफी हद तक डिफेंसिव सेक्टर है, बट अभी जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है तो ग्रोथ काफी कंपनीज, आईटी कंपनीज के कोलैप्स हो गए, और उसके सामने अगर हम अगर फार्मा कंपनीज के अर्निंग्स देखेंगे
तो दे आर रिलेटिवली फार बेटर। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में फार्मा सेक्टर बहुत ही सस्ता ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से वन ऑफ द फैक्टर वॉज कि वो चलना चाहिए था। सेकेंड फैक्टर वॉज, आप अगर पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी में देखेंगे तो फार्मा सेक्टर का वेटेज 4-5 महीने पहले अमंग ऑल द पोर्टफोलियोज वॉज वेरी लो, और हमको ऐसा लगता था कि जो यूएस में जो प्राइस इरोजन काफी सालों से चल रहा था वो काफी हद तक हो गया है और प्राइसेस सब बॉटम हो गए वहां पे, तो जिसकी वजह से अर्निंग्स काफी बॉटम आउट हो गए और अभी वहां से ग्रोथ भी वापस स्टार्ट हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर थे कि अर्निंग्स रिकवर होंगे वर्सेस आईटी फार्मा सेक्टर रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, और तीसरा चीज किसी के पास पोजीशनिंग इतनी हेवी नहीं थी, तो तीनों चीज मिला के हमको काफी पॉजिटिव लग रहा था। तो एक रैली आ गई है, बट यहाँ से भी हमको लगता है कि ग्रोथ कैन कंटिन्यू एंड फार्मा सेक्टर इज स्टिल लुकिंग गुड फ्रॉम हियर ऑन। कुछ देर पहले हम टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने वो इन्फ्लेशन पर कहा अगर हम पर प्रेशर आएगा वो पास ऑन करेंगे, और ये सिर्फ शायद टाटा कंज्यूमर के लिए रेलेवेंट नहीं है, जिस तरह से महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है ये शायद HUL के लिए भी लागू होता हुआ दिखाई देगा। अजय, जो वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में क्या ये सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, या फिर ये सही समय होगा इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए इन द होप जब भी वॉल्यूम पिकअप आएगा वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा? देखो, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज ने हाई इन्फ्लेशन लो इन्फ्लेशन पीरियड काफी सालों से देखा हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो कंपनीज के प्रोडक्ट ब्रांड मार्केट में पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है वो लोग ऑलवेज ये पास ऑन कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट का डिमांड भी ऑलवेज रहता है। तो अगर आप लीवर के कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे या नेस्ले के प्रोडक्ट देखेंगे, इसका इन्फ्लेशन से प्राइसिंग बढ़ सकती है, बट वॉल्यूम ग्रोथ में इतना इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे कि पोस्ट लास्ट टेस्टिंग सीजन जो नवंबर 22 के बाद जो इन्फ्लेशन का एक लैग इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से थोड़ा डल पीरियड चल रहा था कंजम्पशन साइड पे, बट अभी हमको सबको पता है जैसे इन्फ्लेशन हैज बॉटम्ड पीक्ड आउट, और यहाँ से भी इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है समझो थोड़ा बहुत, तो अभी गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन वापस ये सब प्रोडक्ट्स में एफएमसीजी में डिमांड काफी आ सकती है, बट जैसे सब चीज का वैल्यूएशन रहता है, तो हमको लगता है कि ऑल्दो वॉल्यूम ग्रोथ बेटर हो सकता है, बट वैल्यूएशंस आर प्रीटी हाई फॉर मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज, बट कंसिडरिंग द बिजनेस मॉडल एंड द फ्रेंचाइज ये सब स्टॉक्स कभी ज्यादा गिरते नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और बात करने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर ध्यान रखते हैं और देखिए क्या शानदार रिकवरी निफ्टी में, और फिर से